नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक ज़बरदस्त लैंडमार्क जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो छुरी के नीचे आएगी। यही हालात अब दिन पर दिन बनते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हल्ला बोल दिया है, आपके हाई कोर्ट्स खुलकर बोलने लगे हैं। खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया जो हमारा है, उत्तरी भारत जो है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है ये ज़बरदस्ती के डिवोर्स केसेस में। और सबसे खतरनाक चीज़ देखिए कि सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि ट्रिपल तलाक के मामले के अंदर हिंदू विवाहों को बचाने से ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि सरकार ने इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया अब तक, जबकि हमारे माननीय जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बाकायदा इस बात पे कई सिफारिशें सरकार के पास भेज चुके हैं। दुखद बात यह है कि हिंदुओं में मुसलमानों के बनस्पत बहुत पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा संख्या में तलाक लेने की परंपरा या विवाह विच्छेदन की परंपरा बन चुकी है, और ये एक परंपरा के रूप में जन्म लिया। मतलब ये एक समस्या नहीं रही, ये परंपरा बन गई है कि पति अगर पसंद नहीं आ रहा है या हमें कहीं ईगो है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम जल्दी से जल्दी परिवार को तोड़ दें। अपने बच्चे भुगतते हैं, बच्चों को दिखाया नहीं जाता, फादर से दूर रखा जाता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। पर कोर्ट को इस बात के लिए गाइड करना या इस चीज़ पर जो इतना ज़्यादा बड़ा मूवमेंट चलता है मैन एक्टिविस्ट लोगों का, इतना प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही, कोई नहीं सुनता है। चलिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो काफ़ी कुछ सुना है और सच्चाई को चीर फाड़ कर बाहर ले आए हैं। बहुत प्यारा जजमेंट है, गौर से सुनिएगा, लास्ट तक मज़ा आने वाला है। पूरा का पूरा पक्ष रखा गया है आज के हालातों में कि पति और उसके ससुराल वाले उसके साथ क्या रवैया इख्तियार करते हैं और उसके घर वालों के साथ किस तरह से बर्ताव पेश करते हैं, अपनी बेटी को एक चलती फिरती तोप या मिसाइल बनाकर उन पर दाग कर। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं एजुकेटेड होइए, जल्दी जल्दी इन केसेस से निकलिए, होप मत होइए। सबसे ज़रूरी चीज़, मेरे साथ ये कह दिया, जज साहब ने वो बोल दिया, पुलिस ने मुझे इतना लताड़ दिया, ये सब खौफ की राजनीति से बाहर आने के लिए इस जजमेंट के पूरे संदर्भ को आपको समझना होगा। आपको अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी डर लगता है, तो एजुकेटेड होइए। हम कोर्सेज चलाते हैं, उन कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए और आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई एक लीगल समाधान आपको चाहिए, कानूनी समाधान आपको चाहिए, इस वक्त किसी समस्या को फेस कर रहे हैं, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप बाकायदा मैसेज करके अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं, फिर बात होगी। क्या था ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर? बहुत लेटेस्ट जजमेंट है, लैंडमार्क भी है। इसके अंदर ये है कि इन्होंने एक नई परंपरा को स्थापित कर दिया। फैमिली वेलफेयर कमेटी जो एक तरीके से मरणासन स्थिति में चली गई थी, बहुत अच्छा पहल थी बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर किसी टाइम पर इसको ये कह के कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है किसी कमेटी या आयोग का गठन करने का। पर फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वापस इस परंपरा को, इस परिपाटी को वापस शुरू किया है। बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी सूचना है, क्योंकि फैमिली वेलफेयर कमेटीज़ में जिस तरह के लोगों को यहाँ इन्वॉल्व किया जा रहा है वो एजुकेटेड लोग हैं। सबसे बड़ी बात, इस पर से पुलिस का साया हटाया गया है, जो कि काउंसलिंग के नाम पर सिर्फ वहाँ धौंस धव्वल और ससुराल वालों को लड़कों पर चढ़ाकर उल्टा सीधा गालियाँ बकवाकर ये काउंसलिंग के नाम पर कराते थे। जबकि एक सिफारिश बहुत लंबे टाइम से, सालों से, 30-35 साल से चली आ रही है कि एटलीस्ट मीडिएटर्स को एजुकेटेड कीजिए लोअर कोर्ट्स के। उन्हें सिर्फ इसी बात के लिए ट्रेनिंग दी जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ मीडिएशन करना जानते हो दो पति पत्नी के बीच में, और घर बसाने की तरफ फोकस करें। या आप जितने भी केसेस के अंदर फंसे हुए हैं, आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या पुलिस का रवैया आपके साथ अच्छा था मीडिएशन कराते वक्त? और क्या उन्होंने स्वतंत्रता नहीं दी थी आपको गाली गलौज करने की या आपको दादागिरी करने की अपने ससुराल वालों द्वारा, जबकि आपने कोई गलती नहीं की? उल्टा आपको यह भी कहा गया है कई केसेस में तो कि साहब आप तो हैं ही गलत, ऐसी कोई औरत थोड़ी केस कर देती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, यहाँ पर इसी वजह से पुलिस को इस मैटर से दूर रखा गया। अब फैमिली वेलफेयर कमेटी को लाने के पीछे, इसके पीछे क्या कारण था, इसको पहले कोर्ट ने डिस्क्राइब किया है। ये कैसे डिस्क्राइब किया है, इसका क्या ऑल्टरनेट डिसाइड हुआ है, यही हम आगे समझते हैं। देखिए, कोर्ट ने पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। हुआ क्या था कि जो पत्नी थी उसने शुरुआत से लेकर एंड तक ऐसी कहानियाँ घड़ी कि कोर्ट शर्मिंदा हो गया कि भाई आप औरत हैं, इस तरह की कहानी कैसे घड़ सकती हैं। जो उनके ससुर साहब थे उनके ऊपर रेप का केस लगा दिया, छुप छुप के उन्हें नंगे कपड़े बदलते हुए देखते हुए कर उन पर आरोप लगा दिया। पति को कह दिया कि साहब वो 50 लाख की डिमांड करता था, ससुराल वाले भी 50 लाख की डिमांड करते थे, मारते पीटते थे। जो मेरा वो था देवर, वो मुझे बुरी नज़र रखता था, मुझे आते आते छेड़ता रहता था। ससुर भी जो है वो किसी बात की शर्म नहीं रखता थे, वो मेरे पति के सामने भी ये सब कुछ करने, मतलब जो मन में आया, जैसे मन में आया, मतलब यहाँ बोलना ही बेवकूफ़ी है। जैसे मन में आया, एक एजुकेटेड औरत ने एक दबा कर कहानी बनाई है और इसको बकाया था। कोर्ट ने क्या कोर्ट किया है, कोर्ट ने कहा कि ये कोई पॉर्न मूवी का कोई वो नहीं है, फैब्रिकेटेड स्टोरी नहीं है, इसको वैसे मत बना कर लाइए। ये क्लियर दिख रहा है कि कहानी बनाई गई है, ये एक किसी सॉफ्ट पॉर्न के लिए अच्छी स्टोरी हो सकती है, पर यहाँ पर कोर्ट में खड़े रहकर केस लड़ने की स्टोरी नहीं है, जिसके अंदर आप कोई वजूद ही खड़ा नहीं कर सकते, आप हवा में कर रहे हैं। कोर्ट्स भी ये समझ चुकी हैं कि ये झूठी एफआईआर जो हैं बाकायदा पूरी सेटिंग से होती है। कैसी सेटिंग होती है डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, बहुत लोग जानते हैं, ऐसी कोई एफआईआर नहीं ले लेता। और
यहाँ पर पुलिस की पूरी जो व्यवस्था है वो संदिग्ध रहती है। सबसे बुरी बात यह है कि इतने डर्ट और फिल्थ यानी इतनी गंदगी और कीचड़ के साथ यहाँ पर जो पत्नियां हैं, मन में आया जैसी एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाकर लेके आती है। फ्रैक्चर्ड उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, किसी बात को कहीं से भी आप कड़ी को जोड़ नहीं सकते, हर चीज़ अपनी मनगढ़ंत होती है, कहीं से भी कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन उसमें से निकाला जा सकता है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए बाकायदा एक नया प्रारूप सामाजिक रूप से जो कि होना चाहिए पति पत्नी के झगड़ों के बीच में और दो ससुराल पक्षों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर से काफूर हो गया है। बहुत मैकेनाइज फॉर्म जो है वो यूज़ किया जा रहा है, ये बाकायदा कोर्ट ने डिस्क्राइब किया। तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि दोनों की एफआईआर होते ही 3 कंडीशंस पे कि एक तो पत्नी को कोई इंजरी, सीरियस इंजरी नहीं होनी चाहिए जो 307 के मुकदमे को खड़ा करती हो, 10 साल की सज़ा से नीचे के सारे मुकदमे होने चाहिए। सावधान रहिएगा, यहाँ पे एक वार्निंग डाल देता हूँ, अब नए केसेस जो 10 साल से ऊपर के आएंगे बहुत जल्दी ही इसकी फ्रेमिंग करी जाएगी, जिससे कि ये फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास नहीं जाए। पर मजे की बात सुनिए, यहाँ पे एक सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ लीजिए कि 10 साल से ऊपर की सज़ा के केसेस में हमेशा इन्वेस्टिगेशन विद एविडेंस चाहिए, यानी कि अपराध का साबित होना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इस बात का एक प्रिकॉशन आप अपने पास रखिए कि अगर इस तरह के केसेस जो अगर आप नए अभी डीवी लग रहा है या 125 लग रहा है, एक्सपेक्टेड है कि 498 डे लगेगा, और आप स्पेशली यूपी में निवास करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, यूपी में बड़ी जाती होती है इस मामले में। तो इस सूरत में आप ध्यान रखिएगा कि 10 साल से ऊपर के केसेस का कोई ना कोई फ्रेमवर्क जल्दी ही आपके पिटिशंस में दिखना शुरू होगा। और प्रिकॉशनरी आप ये ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये तब आपके केस में डाली जा सकती है। इसने बहुत बड़ा प्रोटेक्शन डाल दिया इसके अंदर, पहले 7 साल के गंभीर अपराधों पे होता था। ये चीज़ समझ में आ गई। तो पत्नी को कोई सीरियस इंजरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ गवाह भी होनी चाहिए। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट्स उन्होंने अपनी तरफ से डाले, तब ये फैमिली वेलफेयर कमेटी को देंगे। ज़्यादातर इस तरह की एफआईआर ही अभी प्रचलन में है, तो ये फैमिली वेलफेयर कमेटी की ही है। अब इसके पीछे ओपिनियन क्या थी हाईकोर्ट की? हाईकोर्ट ये कहती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की, देखिए आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर कोर्ट में चले जाते हैं, पुलिस वाले सपोर्ट करके बहुत अंडर प्रेशर सिचुएशन में पति और उसके घर वालों को बुरी तरह परेशान कर देते हैं। वो कोई रेमेडी और रिलीफ ले ही नहीं पाते। ये बड़ा अटैकिंग मूड पे होता है, एफआईआर लिखना, जल्दबाजी होने बुलाना, बिना फटी होने के नोटिस दिए। जब ये फैमिली वेलफेयर कमेटी के अंदर ये जब मैटर जाता है, कुछ तो उनको सांस आ जाती है, कुछ हो सकता है घर बसने की सिचुएशन हो जाए, क्योंकि इसके अंदर वकीलों की भूमिका भी संदिग्ध बना दी गई है। यहाँ पे वकीलों की भूमिका ऐसी है कि ओवर एग्जेजरेट करके, यानी कि बहुत संकल्पनाओं से भरी हुई, एक बड़ा चढ़ाकर बनाई हुई एक एफआईआर वहाँ ठोकी जाती है। मैं थोपना ही कहूँगा कि ज़बरदन उनको अक्यूज़ बनाया जाता है, और इस पे पूरा मैकेनिकल फॉर्म जो है पुलिस महकमा इस पे एक्ट कर लेता है। फैमिली वेलफेयर कमेटी की अंदर ये रिपोर्ट बनेगी। इसके अंदर लॉ के स्टूडेंट, गंभीर सीनियर एडवोकेट्स और काफ़ी लोग जो पहले जुडिशरी में ऑफिसर्स रहे हैं, ऐसे कुछ पद इसमें डिसाइड किया गया, जिससे कि कुछ यंग लोगों को, कुछ बुजुर्गों को, कुछ अनुभवी लोगों का एक पूरा का पूरा जो है एक ग्रुप बने जो आपके पूरे मैटर को जस्टिफाई कर सके। तो इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए हर एंगल से इसमें हर तरह का व्यक्ति इन्वॉल्व हो, जिससे कि कुछ यंग हो तो आपके इमोशंस को समझ सकें, कुछ अनुभवी हों तो वो अपने अनुभव से आपको जुड़ा सकें। ये अनबायस लोग होने चाहिए, मेरा उम्मीद यही है कि अनबायस लोग होने चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो पोजीशन है वो भी इस तरह से सेट की गई, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि वो वक्त के साथ जल्दी जल्दी चेंज होगी। तो कहते हैं ना कि एक सेटिंग हो जाती है और वो कमेटी में भी सेटिंग बैठनी शुरू हो जाएगी, तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो धीरे धीरे प्रमोट होकर अपने कामों में और धंधों में लग जाएंगे। सीनियर जो एडवोकेट सर्विस देंगे या कोई ऑफिसर्स हैं वो कुछ टाइम दे सकते हैं, उसके बाद वैसे वो रिटायर्ड हैं तो वो उनकी जगह फिर नए लोग आते रहेंगे, तो ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि शायद फैमिली वेलफेयर कमेटी बहुत बड़ा डैमेज होने से रोकेगी। सबसे बड़ी बात, 2 महीने में जो निर्दोष पति हैं वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। मैन एक्टिविस्ट जो ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वहाँ जाके ज्वाइन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी एक्सरसाइजिंग करके वो अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो ये भी एक छिपा हुआ एजेंडा है इसके अंदर कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। मीनवाइल कई बार ऐसा होता है कि बातचीत करने से दोनों पक्ष सुलह पर आ जाते हैं, जो गुस्सा होता है 2 महीने में बहुत ठंडा होने की पोजीशन आ जाती है। सबसे बड़ी बात, इस पूरे मैटर के अंदर वकीलों का अलाउड नहीं है बीच में घुसना। जो वकीलों की सबसे बड़ी पोजीशन ये होती है कि वो बड़ा चढ़ाकर इस पूरे मैटर को चलाने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे मैटर को 2 महीने का जो टाइम मिल रहा है, इसको कहा क्या जाएगा? इसको कूलिंग पीरियड कहा जाए। कूलिंग पीरियड क्यों कहा जाएगा? कि जिससे कि जो धरातल से ऊपर जो लपटें उठी हैं, यानी कि बिना बात एक ईगो का उन्माद जो चला है, जिसकी वजह से केसेस में घुस रहे हैं, उसको ठंडा किया जाए। और इस तरह की जो फर्जी लैंग्वेज में जो बनवाई जाती है पिटिशंस, उनके ऊपर या एफआईआर्स के ऊपर कंट्रोल किया जा सके। नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोर्ट्स का हवाला इस मैटर के अंदर दिया गया है, यानी उनके लैंडमार्क जजमेंट्स का हवाला दिया गया, जहां उन्होंने कोट किया इस बात को कि लगातार जानबूझकर मनगढ़ंत कहानियों के साथ केसेस आ रहे हैं और उनकी कोई सीमा नहीं है जिसको हम कोई प्रॉपर सर्वे पेश कर सकें। इतनी लाचारी दिखा दी है कोर्ट ने कि सर्वे भी हमारे पास प्रॉपर नहीं बन सकता, इतने केसेस आते हैं। तो इनका नंबर ऑफ केसेस को हम कम करके, सेटल डाउन करके, कोर्ट में जाने से पहले इसका यहीं कहीं कोई निचोड़ निकाल दें। और फैमिली वेलफेयर कमेटी की उम्मीदन
मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी रिपोर्ट्स वहां जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 4, 5, 6 जो स्थितियां होती हैं वो इसके अंदर बनती है। सबसे बड़ी बात, दोनों पक्षों की तरफ से 3-3, 4-4 बुजुर्ग आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्ग आदमी कभी भी इतने लालची नहीं होते। ये अपेक्षित अभी भी हमारे समाजों के अंदर है कि वो ज़्यादातर इस मैटर को संभालने और समझाने की कोशिश करते हैं। एक आध आदमी गलत सलत हो सकता है, और बाकी के लोग जो समाज के और परिवार के लोग होते हैं वो इस मैटर को वापस खत्म करना चाहते हैं। कोई भी आदमी डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता। पर फिलहाल देखते हैं, नई शुरुआत है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट को कि उन्होंने इतना अच्छा जजमेंट बनाया। शायद कम से कम उन्होंने एक चेहरा तो नोच के निकाला आज की सच्चाई का, कि पुलिस, वकील और यहाँ का झूठा काउंसलिंग सेंटर ये सब मिलकर तमाशा करते हैं और कुछ नहीं करते। ये लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं, और ये किसी भी हालत में ये नहीं सोचते हैं कि इनकी पॉकेट गर्म करने की जगह इस जगह पर उनको घर बसाना चाहिए। मैंने उन सब ईमानदार लोगों के लिए नहीं कहा जो पुलिस और वकील वकालत के काम में हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं, इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छी होती हैं, पर फिर भी कुछ गलत लोग इसके अंदर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की तकलीफ़ों का, मजबूरियों का, कुछ लोगों की समस्याओं का यहाँ पर निचोड़ बनाते हैं एक गंदे और बहुत ही कीचड़ भरे केस के अंदर, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। तो उस चीज़ का चेहरा नोच के निकाला है इन्होंने। तो ये चीज़ मैं आपको यूँ भी कहूँगा कि ना केवल सिर्फ स्कूलिंग पीरियड का हवाला दें आप, बल्कि इस बात को भी करें कि देखिए, इतनी ओवर एग्जरेट करके जो ये कहानी बनाकर पुलिस ने रिपोर्ट बनाई है या फिर जो पिटीशन बनाई गई है, इसको एक बार ओवरलुक ना करें। जज साहब जो आपके लोअर कोर्ट के, फैमिली कोर्ट के या कहीं के भी किसी भी मैटर के अंदर, आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं और बताएं कि इस तरह से इसको कंसिडर किया जाए, समझा जाए क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है, समझा जाए क्या पिटीशन में कही गई बात उतनी सही है जितनी बढ़ा चढ़ाकर उसमें लिखी गई है, क्या इन्वेस्टिगेशन में इन बातों को जज भी किया गया है। तो इस तरह से इस चीज़ को यहाँ पर कोड किया गया है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। बात लंबी की गई है मेरी तरफ से आज, पर मैं चाहता हूँ कि हर लड़के के संचार के अंदर, दिमाग के अंदर, विचार के अंदर एक बात घुसे कि केसेस लड़े जाते हैं आराम से। सोचिए, एक जनरल सा मैटर था, लड़के ने आज आपको कितना अच्छा, इस बंसल लड़के ने आपको कितना अच्छा एक लैंडमार्क जजमेंट बनवा के दिया है। एक छोटा सा मैटर था जिसके अंदर आप ही सबकी कहानियाँ कुछ भी बनाकर लिख देते हैं। क्या कमी थी? फादर के ऊपर रेप का केस, छुप छुप के नंगा देखना, इसके अलावा देवर के ऊपर छेड़छाड़ करके जो मन में है वो पैसे की डिमांड, जितनी स्टोरीज आप सबकी अलग अलग हैं उनका करीब करीब सबका निचोड़ इस पूरी स्टोरी में था। इतने वर्स कंडीशन में भी ये अपने केस को ना केवल सुलझा पाए बल्कि इस लेवल पर लेकर आए हैं कि आप जैसे भाई लोगों को भी बहुत राहत मिल सकती है। मैं उन पीड़ित महिलाओं के लिए भी दुख व्यक्त करता हूँ जो कि बहुत समस्या में, उनके पति निगम में हैं, उन्होंने नीचता की सारी हदें पार कर रखी हैं और उन्हें अपने घर से मार पीट के निकाल दिया है, और वो सास ससुर भी जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करते हैं, परंतु उनका रेशियो कम है, उनकी आवाज़ें भी हम बनना चाहते हैं। मगर मुद्दा सिर्फ इतना है कि आज के टाइम में 99% झूठे केसेस में इस तरह के लैंडमार्क जजमेंट्स की ज़रूरत है। तो आप जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, चैनल के साथ, और आने वाले वक्त में हम इसी तरह से कुछ बेहतरीन आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं हम सच्चाई का साथ दें, बुराई का खात्मा करें और एक अच्छी खूबसूरत समाज की व्यवस्था बनी रहे। पति पत्नी बच्चों के बीच में कभी कोई अलगाव नहीं हो। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या बेनिफिट ले सकते हैं इस जजमेंट से। आज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। मज़े की बात यह है कि अगर आप पहली बार आए हैं या आते रहते हैं फिर भी आप कंजूसी करते हैं सब्सक्राइब करने में, तो मैं नाराज़गी नहीं दिखा सकता। मैं फिर भी ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, अच्छा लगेगा मुझे, मेहनत करते हैं आपके लिए। और कमेंट में बताने के बाद लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इतना अच्छा जजमेंट पहुँचे जो आने वाले कई पीढ़ियों तक कई लोगों को सच्चाई को सामने लाने के लिए हिम्मत दिखाए, क्योंकि बहुत बुरा केस था। तो कम से कम बुरे से बुरे केस को सुलझाने में आसानी से एक लैंडमार्क जजमेंट भी बन जाता है।